आज हम लोग जो बात करेंगे किसका बारे में बात करेंगे? डेप्रीशिएशन। ये है क्या? डेप्रीशिएशन के बारे में अक्सर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। क्या कि हम लोग अक्सर मान लेते हैं कि डेप्रीशिएशन एक प्रकार का लॉस है, और हम लोग क्या कहते हैं कि एसेट्स जो हमारे पास क्या होता है, यूज कर रहे होते हैं, यूज करते करते जो घिस उस जाता है, तो उसका जो घिसता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? डेप्रीशिएशन। तो आज पहले इस बात को क्लियर करिए कि भाई डेप्रीशिएशन के बारे में जो ये बात बोला जाता है कि भैया एसेट्स जो घिस गया है ना, टूट फूट गया, उसको डेप्रीशिएशन कहते हैं। पहले बात समझिएगा कि ये एकदम मिथ है, झूठ है, सच नहीं है। पहले तो इस मिथ को दूर कीजिए, ठीक है? डेप्रीशिएशन तो है क्या? हम लोग एक बात समझते हैं कि इमेजिन करो कि भैया हमारे पास जो है ना एक पर्टिकुलर जो है व्यापारी है, ठीक है? एक हमारे पास क्या है? व्यापारी है। और मान लो कि एक व्यापारी है जिसका नाम हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास है अमन। अब ये व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है, और व्यापार करने समय क्या कर रहा है कि मान लो कि ये अपने यहां क्या करता है, एक मशीन परचेज करके लेता है। क्या मशीन ला रहा है? मशीन परचेज करके ला रहा है। और इमेजिन करो कि ये मशीन परचेज करके ला रहा है कितने का? 10 लाख रुपए का, ठीक है? अब ये मशीन जब परचेज करके लाया तो क्या होगा? अमन इसको यूज करेगा। अब अमन अगर इसको यूज करेगा तो क्या होगा? ये धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये मशीन क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको रिप्लेस करने का जरूरत पड़ेगा किसी कारण से, ठीक है बात? अब अगर इसको रिप्लेस करने का जरूरत पड़ा किसी कारण से, तो अपने आप से सोचो, क्या यह जरूरी है कि जिस समय अमन को इस मशीन को रिप्लेस करने का जरूरत पड़ेगा, क्या उसके पास उतना पैसा उस समय अवेलेबल होगा? यह जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अब अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो क्या होगा? इन केस अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ, तो जितने समय तक उसके पास पैसा नहीं होगा उस मशीन के वजह से, वो उस काम तो भैया जो हो रहा था वो अब क्या होगा? रुक जाएगा सर। और अब उसको क्या होगा? डबल लॉस होगा। डबल लॉस क्या होगा? पहला, जब तक वो मशीन रिप्लेस नहीं करा लेगा, नया मशीन लेकर के नहीं आ जाएगा, उसका वर्क हो जाएगा लॉस। और दूसरा भैया, अब वर्क लॉस हो ना हो ज्यादा समय तक, इसके लिए वो क्या करेगा भाई? पैसा अरेंज करने की कोशिश करेगा। पैसा अरेंज करने की अगर कोशिश करेगा तो अपने पास तो चूंकि पैसा है नहीं, तो क्या करेगा? वो लोन लेकर के आएगा। और अगर अब लोन लेकर के आया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भैया? उसके बदले उसको और इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ जाएगा, तो डबल लॉस हो सकता है। तो इस चीज के लिए अमन क्या कर रहा है? एक समझदार व्यापारी का फर्ज निभा रहा है। और एक समझदार व्यापारी के लिए क्या सोच रहा है कि ये जो मशीन हम 10 लाख रुपए का खरीदे हैं, ये कभी ना कभी क्या होगा? मेरे को चेंज करना पड़ेगा। कभी ना कभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और क्यों चेंज करना पड़ेगा भाई? इसके पीछे अलग अलग कारण हो सकता है कि भाई चेंज करना पड़ेगा। भाई क्यों करना पड़ेगा? अलग अलग कारण की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग समझते हैं कि कारण क्या हो सकता होगा भाई? ऐसा हो सकता होगा कि आपका जो मशीन होगा वो यूज कर रहा होगा, और यूज करने की वजह से क्या हो रहा होगा? उसमें वियर एंड टियर आ रहा होगा। वियर एंड टियर मतलब क्या होगा? घिस रहा होगा, टूट रहा होगा, फुट रहा होगा। हमको कल को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है कि भैया जिस चीज को यूज किया है भैया, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, जो उसका एसेट्स होगा उसका क्या होगा? एक टाइम पीरियड होगा, और उस टाइम पीरियड के बाद वो पर्टिकुलर एसेट्स क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे पेटेंट्स, है ना? आपके पास क्या होता है? लाइसेंस करा के आप ले लिए कि भैया आपके पास क्या होगा? 5 साल के लिए पेटेंट है, उसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ जाएगा। अब अगर वो टाइम लैप्स कर गया, ठीक है, टाइम लैप्स कर जाएगा, तो क्या होगा भैया? उसको फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, पैसा चाहिए होगा। तीसरा कारण भैया, क्यों उसको दोबारा परचेज करना पड़ेगा? क्यों उसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा भैया? तो हो सकता है आपके यहां ऑब्सोलिसेंस का कॉन्सेप्ट आया होगा। ऑब्सोलिसेंस मतलब कि भाई आप जिस एसेट्स को रखे होंगे भैया, उसमें क्या हुआ होगा कि भैया उस तरह का एसेट्स आपका आउटडेटेड हो गया होगा, ट्रेंड से बाहर हो गया होगा। हम जानते हैं बहुत मशीनरी के केस में अगर चलें, लगातार कोई ना कोई इनोवेशन आते रहता है, और अगर लगातार कोई ना कोई क्या होगा? इनोवेशन अगर आते रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भैया? आपको मशीन को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ जाएगा। क्योंकि आप उस मशीन से अगर काम करेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे मैच नहीं कर पाएंगे, चेंज करना पड़ सकता है। तो अब ये जो आपका ट्रेंड से बाहर हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्सोलिसेंस कह रहे हैं। और ऑब्सोलिसेंस की वजह से क्या करना पड़ेगा? नया मशीन फिर से परचेज करना पड़ेगा, पुराने से क्या करना पड़ेगा? इसको रिप्लेस करना पड़ जाएगा। और कारण क्या हो सकता है भाई? डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब होता है परमानेंट समाप्त, मतलब परमानेंटली समाप्त हो गया। माइंस के केस में अगर बात करेंगे,
आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि आपके पास जो माइंस होता है, आप मान लीजिए कोयला का खान लिए थे, कोयला का खान लिया और कोयला के खान में क्या किया, आप कोयला निकालना स्टार्ट कर दिए। भाई उससे एक समय तक ही ना कोयला निकलेगा और एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही ना आपके पास से भाई कोयला निकलेगा। अब मान लीजिए कि वो कोयला क्या हुआ, वहां से समाप्त हो गया, तो क्या कोयला का खान से दोबारा कोयला बनाना पॉसिबल हो पाएगा? हम पढ़े हैं बहुत लंबा समय लगता है। अब ये जो समाप्त हो गया ना, जिसको हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, इसको प्यार से डिप्लीशन कहते हैं। तो क्या होगा, क्या वो कोयला का जो भाई व्यापारी होगा, कोयला का काम बंद कर देगा? अब क्या कुछ और का काम करने लगेगा? नहीं, उसको दूसरा खदान खरीदना पड़ेगा। अब अगर दूसरा खदान खरीदना पड़ेगा तो भैया हमारे पास और कारण हो गया, भैया पैसा अरेंज करने के पीछे, डिप्लीशन लगाने के पीछे क्या हो गया भैया, हमारे पास क्या डिप्लीशन हो सकता था, एक्सपायरी ऑफ टाइम, सेम पासेज ऑफ टाइम वाला बात आएगा कि हमारा समय क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया, देखते हो बहुत सारे मशीनरीज होते हैं, उनके साथ हादसा हो जाता है कि भाई चलते चलते क्या हुआ, टूट गया अचानक से, कोई एक्सीडेंट्स हो गए, हमको उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है तो क्या होगा, वो अमन सोचेगा ना कि अगर इन केस हमको गलती से उसको रिप्लेस करना पड़ा तो भैया पैसा कहां से आएगा। तो इसके लिए अमन क्या कर रहा है, एक समझदार व्यापारी का एग्जांपल सेट कर रहा है। और क्या कर रहा है भाई, ये जब इस मशीन को परचेज कर रहा है तो मशीन को परचेज करने के केस में क्या कर रहा है, उस साल से कंटिन्यू जब तक ये मशीन चलेगा, उस साल से कंटिन्यू जब तक ये मशीन चलेगा तब तक के लिए ये क्या करता है, एक लाइफ सेट कर देता है कि हाँ इतना साल तक तो मेरा मशीन क्या होगा, चलेगा, इतना साल मेरा एसेट क्या होगा, चलेगा। और उतने साल में क्या करता है, अपने कमाए गए प्रॉफिट में से हर साल कुछ हिस्सा क्या करता है, काट के अलग से रख लेता है। अब क्या कर रहा है, अपने कमाए गए प्रॉफिट में से ये 10 लाख रुपया उतने साल में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब मान लो कि ये 10 लाख का जो मेरा मशीन था, अमन को ऐसा लगा कि इसका एस्टिमेटेड लाइफ जो है 5 साल का था, इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितने का था, 5 साल का था। मतलब इसको 5 साल बाद 10 लाख रुपए का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा इसको रिप्लेस करने के लिए। तो अब ये क्या कर रहा है अमन कि भाई ये 10 लाख रुपया को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और क्या हुआ अमाउंट, अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करें तो 2-2 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। अब अमन क्या कर रहा है कि भैया हर साल अपने कमाए गए अमाउंट में से क्या कर रहा है, 2 लाख रुपया का अमाउंट क्या कर रहा है, अलग से साइड में रख ले रहा है। काहे के लिए भैया, कि कल को अगर उनको किसी भी कारण से अगर हमको एसेट्स को क्या करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ गया, रीपरचेज करना पड़ गया, तो मेरे को पैसे की कोई कमी नहीं होगी, मेरा काम ठप नहीं होगा। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम काट करके रख रहे थे, काहे कि हम एसेट्स को क्या करेंगे, रीपरचेज कर लेंगे, रिप्लेस करने में उसको यूज कर लेंगे, हम लोग उसी प्रॉफिट के हिस्से को प्यार से क्या कहते हैं सर, यहाँ पर डेप्रिशिएशन कहते हैं। उसी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं यहाँ पर, बस समझ में आ रहा है। डेप्रिशिएशन है क्या, ये रियल लॉस नहीं मान लिए, ये डेप्रिशिएशन क्या है, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हर साल अपने प्रॉफिट में से क्या कर रहे हैं, काट के रख रहे हैं। और क्यों काट के रख रहे हैं, क्योंकि कल को जाकर के एसेट्स को रीपरचेज करना पड़ा किसी कारण से, जो भी हम लोग देखे, चाहे वियर एंड टियर रहा, चाहे ऑब्सोल्यूशंस रहा, चाहे हमारा एक्सीडेंट रहा, है ना, चाहे हमारा कोई भी और कारण रहा, तो हम क्या किए कि भाई कल को जाके मेरा काम ठप ना हो, रीपरचेज करने के लिए पैसा कहीं से हमको लेना ना पड़े, हमारे पास पैसा अवेलेबल रहे, हम प्रॉफिट का हिस्सा क्या कर रहे हैं, काट के रख रहे हैं। और वो प्रॉफिट का हिस्सा जो हम काट करके रख ले रहे हैं, हम उसको प्यार से क्या कर रहे हैं, अगर आप गौर करोगे तो यहां नजर आएगा कि हम लोग यहाँ लिखे हैं डेप्रिसिएशन में अगर देखेंगे तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के मुताबिक अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन के लिए एक डेफिनेशन भी दिया है। और अगर आप गौर करें तो क्या दिया है भाई, लिखता है डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ द वियरिंग आउट, कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज reflection of time, reflection of time that means passage of time, expiry of time, ठीक है, और obsolescence through technology and market changes। अब यही बात तो बता रहा है कि भैया क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, मेजर है, एक प्रकार का क्या है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग अगर मेरा वियर एंड टियर हुआ, हम लोग उसको क्या किए, कंज्यूम किए, हमारा क्या हुआ, वियर एंड टियर हुआ, हम लोग क्या किए, कंज्यूम किए, तो किस कंज्यूम करने के वजह से यहां पर हमारे पास क्या हुआ, जब हम अमाउंट मेजर किए कि भैया साल में इतना मेरे पास क्या होगा, डाउन हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट जो हम काट के रख लिए, हम लोग प्यार से उसी को यहां पर क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन। तो अब ये क्लियर हुआ कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक प्रकार का क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा है, और एक प्रकार का ऐसा प्रॉफिट का हिस्सा है जिसको हम काट के सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि कल को जाकर के अगर एसेट्स मेरा समाप्त हो जाएगा ना, तो रीपरचेज करने के लिए हमारे पास पैसा आराम से क्या होगा, अवेलेबल रह जाएगा। तो वो प्रॉफिट का हिस्सा हमारे लिए क्या कहलाता है। अब ये हमारे लिए लॉस नहीं होता,
ये हमारे लिए लॉस नहीं है, इसको हम लोग एज लाइक एक्सपेंस कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, यूजेबल प्रॉफिट जो हम बिजनेस में यूज करेंगे उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट साइड में तब तक रखा रहेगा जब तक मेरा एसेट्स रिपेयर बड़े पैमाने पे ना कराना पड़े या रीपरचेज करने की जरूरत हमको ना पड़े, जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस तो कह सकते हैं लेकिन हम इसको एक्चुअली लॉस नहीं कह सकते। हम इसको एक्सपेंस कह सकते हैं बट हम इसको लॉस नहीं कह सकते। तो डेप्रिसिएशन क्या है तो क्लियर हो गया होगा। अब सवाल उठा के हम डेप्रिसिएशन क्या था, अमन इस पर क्यों डेप्रिसिएशन लगाया था, अगर हम लोग सीखे तो हम लोग समझेंगे कि भाई सिर्फ क्या इसी कारण से डेप्रिसिएशन लगाएंगे और क्या इसी कारण से केवल प्रॉफिट और लॉस हम लोग काट करके रख लेंगे, तो नहीं सर, इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकता है। और वो कुछ और कारण क्या हो सकता है, अगर हम लोग उसको समझने का कोशिश करें तो हम लोग समझेंगे किसके फॉर्म में कि हमारा डेप्रिसिएशन काटने का ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब ऑब्जेक्ट में हम लोग पहला बात ऑब्वियस बात कह सकते हैं क्या कि इसलिए कि हमको क्या करना है भाई, एसेट्स को रिप्लेस करना, हम क्या कर रहे हैं डेप्रिसिएशन काट के रख रहे हैं सर। दूसरा कारण हमारे पास क्या हो सकता है सर, तो बोल रहा है भाई आप सोच के देखो, अगर इमेजिन करो कि अगर हम प्रॉफिट का हिस्सा हर साल काट काट करके नहीं रखेंगे और मान लो जिस साल हमको रिपेयर कराना, बड़े रिपेयर करना पड़ेगा और हमको रिप्लेस करना पड़ जाएगा, अगर हम उस समय अपना पूंजी निकाल करके मशीन को परचेज करने जाएंगे तो वो मेरा जो कैपिटल इंटैक्ट है थोड़ा गड़बड़ाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि उसको हम लोग स्प्लिट ऑफ कर दे, कि एक साल में उस नुकसान को ना झेल करके हम लोग क्या करें भैया, अलग अलग पार्ट में क्या करें, झेलने का काम करें। यानी हमारे पास इसलिए ताकि हमारा कैपिटल इंडेक्स मेंटेन रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, डेप्रिसिएशन लगाने का काम करेंगे सर। डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों लगा रहे हैं, आप सोच के देखो कि अगर अमन बाबू जो है भाई किसी चीज का भैया फैक्ट्री खोल के बैठे होंगे, मान लीजिए अब फैक्ट्री खोल के बैठे होंगे, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, प्रोडक्शन करने में वो मशीन का कॉस्ट भी तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर मशीन चला होगा तो मशीन चलने पे मशीन क्या होगा, उसमें यूज हुआ होगा, घिसा होगा, तो उसका कुछ पार्ट उसके कॉस्ट का भी तो पार्ट बनेगा ना सर, प्रोडक्ट के कॉस्ट का पार्ट। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट कितना था ये डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का काम कर रहे होंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप मशीन यूज किए प्रोडक्शन करने के लिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट का निकालते समय वो मशीन के उस कॉस्ट को भी तुम लोग यूज करेंगे कि भैया हाँ इतना घंटा मशीन चला, इतने घंटे का मशीन का कॉस्ट इतना था, जो प्रोडक्ट के कॉस्ट को क्या किया, इंक्रीज किया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था इसको करेक्टली फाइंड आउट करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ेगा। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर इंपैक्ट डालेगा तो नो डाउट बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस पे भी तो इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ये रेज करेगा तो प्रॉफिट या लॉस को क्या करेगा, प्रॉफिट को ये क्या करेगा, कम करेगा, लॉस को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को असरटेन करने के लिए भी इसका क्या होगा, जरूरत पड़ेगी। और एक बात सोच के रखो कि अगर 10 लाख का एसेट हमने परचेज किया और परचेज करने के बाद 5 साल यूज किया, तो क्या 1 साल बाद उसका वैल्यू 10 लाख रुपए ही होगा क्या, नहीं, वैल्यू तो घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर वैल्यू घटेगा, अगर हम डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करके नहीं रखेंगे, उसका कैलकुलेशन करके नहीं रखेंगे, तो क्या हम कभी भी सही फाइनेंशियल पोजीशन जान सकेंगे क्या, नहीं। तो सही फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन लगाने का काम करेंगे। तो डेप्रिसिएशन एक कारण से नहीं लग रहा है कि प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लिए, रीपरचेज किए, और भी कारण हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है सर। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कहने का मतलब लॉ के द्वारा भी बताया जाता है भैया हमारे पास कितना हमको जो है ना प्रॉफिट का हिस्सा काट के रखना ही है ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो लीगल मैटर्स को भी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है बात, हमारे पास लीगल मैटर्स को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको चार्ज कर रहे हैं, और साथ ही साथ इससे टैक्स रिलीफ भी मिलता है। जब आप टैक्सेशन पढ़ोगे तो टैक्सेशन पढ़ते समय आपको दिखेगा कि डेप्रिशिएबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इसलिए अलाउ किया गया है ताकि आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो अगर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो इससे टैक्सेबल प्रॉफिट भी क्या आपका होगा, रिड्यूस होगा। तो उस बेनिफिट को उठाने के लिए भी आप क्या करते हो सर, टैक्स लगाते हो। तो टैक्स को सॉरी डेप्रिसिएशन लगाते हो, और डेप्रिसिएशन को लगाने के पीछे इसका मतलब ये सिर्फ एक कारण नहीं है कि रीपरचेज करना, इसके पीछे अलग अलग कारण है। एक कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हम लोग रीपरचेज करने का काम कर रहे थे। दूसरा कारण क्या देख रहे हैं, कैपिटल इंटैक्ट हम लोग चेक कर रहे थे। तीसरा कारण हम लोग क्या देख रहे थे, भैया हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहे थे, हम लोग करेक्टली यहाँ पर फाइंड आउट करने का काम कर रहे थे। हम लोग और कारण क्या देखें कि करेक्टली हम लोग प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के साथ साथ हम टैक्स रिलीफ लेने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है बात, तो हम लोग ये क्लियर किए होंगे, उम्मीद है कि डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है, और उसके पीछे का अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास लगाने का क्या होगा। क्लियर बात। लेकिन अब ये समझना है कि आप देखे होंगे 11 के बाकी चैप्टर्स में
कि डेप्रिसिएशन कभी किसी पे ज्यादा लग रहा होता है, कभी किसी पे क्या होता है, कम लग रहा होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक बिजनेसमैन डेप्रिसिएशन किसी एसेट पे 10% लगा रहा है, तो किसी पे 5% लगा रहा है, तो किसी पे 20% लगा रहा है? आखिर ये चेंज क्यों होता है अमाउंट? अब इस बात को हम समझने का कोशिश करेंगे, और इसको समझने के लिए हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक को, उसको हम लोग नाम देंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन। नाम क्या देंगे हम लोग? यानी अगर वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से किसी समय डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। अब इसके लिए कि भाई डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा, ये 3 बात पर डिपेंड करता है। पहला बात, इमेजिन करो कि एक एसेट्स है जिसका कीमत 10 लाख का है, और एक दूसरा एसेट्स है जिसका कीमत 20 लाख का है। अब ये बताओ, प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा किसके लिए काट के रखना होगा, 10 लाख के लिए या 20 लाख के लिए? तो ऑटोमेटिकली 20 लाख के लिए। ठीक है, तो अगर 20 लाख के लिए आपको रखना पड़ेगा ज्यादा अमाउंट काट के, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा ऑब्वियस सी बात है 10 लाख में तो नहीं लगेगा ना, लगेगा किसमें? मतलब पहला फैक्टर जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है कि अमाउंट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, उसमें कोई दुमत नहीं होना चाहिए कि वो पहला चीज क्या आएगा सर, वो होगा कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। एसेट्स का कीमत जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चार्ज करने का क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, और एसेट्स का कीमत जैसे जैसे क्या होगा, घटते चला जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होगा सर, क्लियर होगा बात। दूसरा बात सोचना एक बात आता है क्या, उसका यूजफुल लाइफ। अब मान लो एक एसेट्स है जिसका कीमत 10 लाख का है, और मान लो इसका एज जो है 5 साल का है। एक दूसरा एसेट्स है, उसका भी कीमत मान लो 10 लाख का है, और मान लो कि उसका एज जो है 10 साल का है। अब पहले वाले एसेट्स के लिए जो 10 लाख आपको अरेंज करना पड़ेगा, वो 5 ही साल में अरेंज करना पड़ेगा। दूसरे वाले एसेट्स के लिए जो 10 लाख अरेंज करना पड़ेगा, वो 10 साल में अरेंज करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या नजर आएगा कि आप 5 साल में जब अमाउंट अरेंज करोगे तो ज्यादा अमाउंट अरेंज करोगे ना एज कम्पेयर टू 10 साल का। यानी जैसे जैसे मेरा लाइफ क्या होगा, एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगा, बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमको कम काट के रखना पड़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा हमको कम काटना पड़ेगा, और जैसे जैसे यूजफुल लाइफ क्या होगा मेरे लिए, कमते चला जाएगा, हमको प्रॉफिट का हिस्सा भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काटना पड़ेगा, ताकि हम उस अमाउंट को जल्दी रिकवर कर सके। यानी दूसरा चीज हमारे लिए यहां पर जरूरी होगा उसके अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए, वो क्या होगा, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब एस्टिमेटेड इसलिए चूंकि भैया हम लोग पंडित जी तो है नहीं, हाँ ना, भविष्यवाणी तो करेंगे नहीं, है ना, एकदम सटीक वाला भविष्यवाणी। भाई पंडित लोग के साथ देखते हो क्या होता है, पंडित लोग के साथ बड़ा अच्छा चीज होता है क्या, कि भाई हम लोग बता देंगे कि देखो फलना जो है ना भाई इतना साल बाद जो है मर जाएगा। अलग मुद्दा, मरे ना मरे उसको कोई दिक्कत नहीं, भविष्यवाणी करना है कर दो, क्या दिक्कत है। हम लोग तो नहीं कर सकते ना सर, हम लोग एस्टिमेट भले कर सकते हैं, हाँ इतना साल चलेगा, कभी कोई ज्यादा भी चल सकता है, कभी कभी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भैया, एस्टिमेटेड लाइफ जो होगा वो एसेट्स के डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। और तीसरा चीज क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है भाई, अब आपके पास जो एसेट्स होगा जब समाप्त होगा, रिप्लेस करोगे, तो भाई वो एसेट्स कबाड़ में बिकेगा। कबाड़ी के रूप में जो बिक के जो पैसा मिलेगा ना, उसको प्यार से स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं सुनो यहाँ पर, स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू या उसको सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है भाई कि अब इमेजिन करो कि 10 लाख का एक एसेट था, जब समाप्त होगा इमेजिन करो कि उसके कबाड़ से हमको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, और एक दूसरा 10 लाख का एसेट का इमेजिनेशन करो कि वो जब कबाड़ होगा तो उसके कबाड़ से 2 लाख रुपया मिल जाएगा। अब पहले वाले में हमको 10 लाख तो अरेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कबाड़ से तो 1 लाख रुपया मिल ही जाएगा, तो अरेंज कितना करना पड़ेगा, 9 लाख। और दूसरे वाले में हमको 2 लाख रुपया मिल जाएगा, तो हमको अरेंज कितना करना पड़ेगा, 8 लाख। अब ये बताओ कि 9 लाख अरेंज करना हो और 8 लाख अरेंज करना हो, प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा किसमें कटेगा, तो ऑब्वियसली बात है 9 लाख रुपया में। यानी जहां स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, कमेगा, प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा काटना पड़ जाएगा। जहां स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्रॉफिट का हिस्सा क्या आपके पास होगा, कम काटना पड़ेगा। क्लियर है। यानी अगर आप गौर करो तो इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होगा या कम, ये कितने बातों पर डिपेंड करता है, 3। पहला बात उसका कॉस्ट, दूसरा उसका एस्टिमेटेड लाइफ, और तीसरा उसका स्क्रैप वैल्यू। ठीक है बात। अगर आप गौर करो तो कॉस्ट और डेप्रिसिएशन में पॉजिटिव रिलेशन नजर आता है, कॉस्ट बढ़ेगा डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों की बात करो सर, इसमें इनवर्स रिलेशन नजर आएगा। जैसे जैसे आपका लाइफ बढ़ेगा
आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा। जैसे जैसे लाइफ घटेगा अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन का क्या होगा, इनवर्स रिलेशन हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से स्क्रैप वैल्यू जैसे जैसे बढ़ जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होगा, घट जाएगा। स्क्रैप वैल्यू जैसे जैसे घट जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होगा। यानी यहाँ अगर देखें तो इन दोनों में हमको कौन सा रिलेशन दिखता है, इनवर्स, और इसमें हमको रिलेशन कौन सा दिखता है। तो उम्मीद हम लोग क्लियर किए कि ऐसा क्यों होता है कि भाई किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाते हैं और ऐसा क्यों होता है कि किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन क्या होता है, कम लगता है। ये बात उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कहानी क्लियर।